गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेड 2 मूवी। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आयकर विभाग की एक टीम राजा साहब के किले पर रेड मारने के लिए जा रही होती है। जब राजा साहब को इस चीज़ का पता लगता है तो वो अपनी पार्टी छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आयकर विभाग की पूरी टीम राजा साहब के किले पर रेड करने के लिए चली गई है, लेकिन वहाँ पर राजा साहब के सोल्जर उन पर फायर कर देते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा साहब अपना काला धन छुपाने के लिए उसे ट्रकों में भरकर वहाँ से रवाना कर देते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ राजा साहब आयकर विभाग की टीम के सामने आते हैं और उन सबको कहते हैं कि या तो वो यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना उनके गांव के लोग उन सभी को मार देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राजा साहब के गांव के लोग आयकर विभाग की पूरी टीम पर हमला कर देते हैं। ये देखकर आयकर विभाग की टीम वहाँ से भाग जाती है और राजा साहब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राजा साहब का खजाना जिन ट्रकों में लोड होकर बाहर गया था उसे अमेय पटनायक आकर रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आयकर विभाग का कमिश्नर हूँ और मुझे आपके ट्रकों की तलाशी लेनी होगी, क्योंकि हमारी टीम जब आपके राजा साहब के किले पर रेड मारने गई तो राजा साहब ने हमारी टीम के ऊपर फायर करवा दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अमेय पटनायक और उनकी पूरी टीम उन ट्रकों को चारों तरफ से घेर लेती है और उनकी जाँच करने पर पता लगता है कि ये सारा काला धन है। तब अमेय पटनायक की टीम और अमेय पटनायक उस पूरे धन को जब्त कर आयकर विभाग ले जाते हैं और उसे सीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अमेय पटनायक 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हैं। उसके बाद राजा साहब का आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अमेय पटनायक अपनी टीम से एक आदमी को राजा साहब के आदमी के पीछे लगा देता है और उसे कहता है कि जाओ पता करो कि 2 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा। तो अमेय पटनायक की टीम का ऑफिसर ये पता लगा लेता है कि उसने 2 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से किया। उसके बाद हम देखते हैं राजा साहब का आदमी अमेय पटनायक को लाकर 2 करोड़ रुपए देता है और उसके जाते ही तुरंत अमेय पटनायक की टीम आती है और वो 2 करोड़ रुपए भी जब्त कर लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अमेय पटनायक की टीम वहाँ पर रेड मारती है जहाँ से उस राजा साहब के आदमी ने 2 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया था और वो आदमी उन्हें बताता है कि ये सारा का सारा पैसा भोज के MP दादा भाई का है। फिर उसके बाद अमेय पटनायक अपने एक सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरा ट्रांसफ़र भोज में कर दीजिए। तो उसके बाद वो सीनियर ऑफिसर अमेय पटनायक को कहता है कि मैं आपका ट्रांसफ़र भोज में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपका ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अमेय पटनायक उन्हें कहते हैं कि मेरी टीम ने आज मुझे 2 करोड़ रुपए की रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, तो आप इस चीज़ को लेकर एक जांच कमेटी बिठाइए और तब तक वो जांच चल रही है, तब तक आप मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से भोज कर दीजिए। उसके बाद अमेय पटनायक का ट्रांसफ़र भोज में हो जाता है। फिर उसके बाद हम ताऊ जी को देखते हैं जो कि जेल के अंदर बंद है, जिनके घर पर अमेय पटनायक ने रेड फर्स्ट मूवी के अंदर रेड मारी थी और उनके घर से भी काफ़ी ज़्यादा काला धन जब्त हुआ था। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ताऊ जी अपनी बेल का इंतजार कर रहे हैं और वो जेल में पिछले 7 साल से बंद हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अमेय पटनायक अपने घर वालों के साथ अपनी पोस्टिंग पर चले जाते हैं जहाँ पर उनका भोज में ट्रांसफ़र हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि दादा मनोहर धनकर भाई जो कि भोज के MP हैं वो अपनी माँ के पैर धो रहे हैं और वो डेली अपनी माँ के पैर इसी तरह से धोते हैं और वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं बल्कि अपनी माँ की पूजा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेय पटनायक अपने ऑफिस में आते हैं और वहाँ की सारी फाइल्स चेक करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेय पटनायक के बाद पूरी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। फिर उसके बाद अमेय पटनायक बाहर आकर उनसे पूछते हैं कि मैंने सारी फाइल्स चेक करी हैं और सब कुछ रीड भी किया है, लेकिन फाइल्स में मुझे कोई घपलेबाजी नहीं मिली है। फिर हम देखते हैं कि उसी टीम के अंदर गीता नाम की लड़की अमेय पटनायक की बहुत बड़ी फ़ैन है और उसने अभी तक की अमेय पटनायक की सारी रेड्स और सारे ट्रांसफ़र के इमेजेस ले रखे हैं जो कि अखबार में प्रिंट हुए थे। फिर उसके बाद अगले दिन अमेय पटनायक अपनी फैमिली के साथ भोज के MP दादा भाई के फाउंडेशन में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि ये फाउंडेशन का नाम दादा भाई ने अपनी माँ के नाम पर रखा है। और वहीं पर अमेय पटनायक की मुलाकात दादा भाई से भी होती है और वहीं पर अमेय पटनायक एक हाथ का स्टैचू देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है। और उसके बाद अमेय पटनायक दादा भाई से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी फाउंडेशन को बाहर से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। तो दादा भाई अमेय पटनायक से कहते हैं कि हमारी नज़र में उसे करप्शन कहा जाता है और हम ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं, हम अपनी मेहनत का खाते हैं और अपनी मेहनत से ही कमाते हैं। फिर उसके बाद अमेय पटनायक अपने लिए चप्पल खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो चप्पल वाला अमेय पटनायक को बताता है कि हमारे दादा भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और वही सब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर उसके बाद वो दादा भाई की पास्ट स्टोरी अमेय पटनायक को सुनाने लगता है, जिसमें वो बताता है कि दादा भाई की भी पहले एक फुटवेयर की शॉप थी और वो गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाते थे, इसी वजह से उनकी वो शॉप भी बिक गई और उनका घर भी बिकने को तैयार हो गया था। लेकिन लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो उनके घर पर जाकर उनसे कहते हैं कि आप MLA की सीट के लिए खड़े हो जाइए और हम आपको जितवा देंगे। फिर उसके बाद दादा भाई सीट का टिकट मांगने के लिए CM के पास जाते हैं, लेकिन CM उनको टिकट देने से मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी चप्पल अपने सर पर रखकर बाहर निकलो। उसके बाद दादा भाई अपने घर पर आते हैं, ओपन सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं और काफ़ी सारे MLA को अपनी तरफ कर लेते हैं। इससे CM की सीट खतरे में आ जाती है और CM फिर दादा भाई के घर पर आकर उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले ताकि वो CM बन सके। उसके बाद दादा भाई उससे कहते हैं कि आओ और मेरी चप्पल उठाओ। तो उसके बाद CM आकर उनकी चप्पल उठाता है और उसके बाद दादा भाई उसे माफ़ कर देते हैं और उसके साथ उसकी पार्टी में जुड़ जाते हैं। और उसके बाद दादा भाई होम मिनिस्टर बन जाते हैं। और अमेय पटनायक को ये भी पता चलता है कि दादा भाई की पहले एक गर्लफ्रेंड थी नेहा नाम की, जिसने कि सुसाइड कर लिया था रेलवे ट्रैक के आगे आकर।
फिर उसके बाद अमय पटनायक अपनी टीम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें आज दादा भाई के घर पर रेड मारनी है। तो उनकी टीम पूरी शॉक में आ जाती है। फिर अमय पटनायक दादा भाई के पूरे इलीगल धंधे उन सबको समझाते हैं कि कैसे वो फाउंडेशन के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि वो एक वुड की कटोरी बनाते हैं जो कि 500 रुपये में खरीदी जाती है और नॉर्मली बाजार के अंदर उसकी कीमत 30 से 40 रुपये होती है। इस तरह से उनकी कई सारी बेनामी कंपनियां भी हैं जिनके नाम पर वो काफ़ी सारे फंड्स उठाते हैं, जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है और मुंबई के स्टॉक मार्केट में भी वर्किंग है। फिर उसके बाद अमय पटनायक उनको ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक गन्ने के खेत का पता किया है जिसके अंदर की काफ़ी सारा पैसा और सोना गड़ा हुआ है, और वहीं पर उनके फाउंडेशन में लगा हुआ वो हाथ का स्टैचू है वो गोल्ड से बना हुआ है, और फाउंडेशन के अंदर ही उनकी सारी बेनामी कंपनीज के कागजात भी रखे हुए हैं। फिर उसके बाद अमय पटनायक और उनकी टीम दादा भाई के घर पर रेड मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रेड में उनके घर पर कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद अमय पटनायक की टीम उस गन्ने के खेत में जाती है जहाँ पर अमय पटनायक को काफ़ी सारा सोना और पैसा मिला था, लेकिन उस गन्ने के खेत को भी एकदम पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया होता है और ना ही वहाँ पर कोई पैसा होता है ना ही कोई सोना होता है। उसके बाद अमय पटनायक और उनकी टीम फाउंडेशन जाती है और वहाँ पर जाकर उस सोने के स्टैचू की जांच करवाती है, लेकिन वो सोने का स्टैचू भी अब पीतल के स्टैचू में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उस स्टैचू की जाँच में पता लगता है कि ये स्टैचू सोने का नहीं पीतल का है। फिर उसके बाद अमय पटनायक वहाँ पर रखे हुए बेनामी कंपनीज़ के कागजात को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कमरा पहले से ही एक लाइब्रेरी बना हुआ था। ये सब देखकर अमय पटनायक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर दादा भाई अमय पटनायक को बताते हैं कि तुम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर हो और मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुम मेरे घर पर रेड मार सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पीछे 2 लोगों को लगा रखा था और वो दोनों तुम्हारा हमेशा पीछा करते थे। और जब तुमने उस गोल्ड के स्टैचू के सैंपल्स लिए तो मुझे इस चीज़ का भी पता था, और मुझे ये भी पता था कि तुमने हमारी बेनामी कंपनीज़ के पूरे कागजात देख लिए हैं, इसीलिए मैंने वो स्टैचू भी चेंज करवा दिया है और पूरे कागजात भी यहाँ से हटवा दिए हैं। और एक चीज़ अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने है जो कि तुम कभी नहीं ढूंढ सकते हो, और वो हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी। फिर अमय पटनायक काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी आंखों के सामने है और उसे मैं अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। उसके बाद अमय पटनायक की रेड पूरी तरह से फेल हो जाती है और भोज के लोग भी अमय पटनायक की टीम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अमय पटनायक की टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन दादा भाई अमय पटनायक की टीम को बचा लेते हैं। उसके बाद अमय पटनायक अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं जो कि रेलवे में था, और जो दादा भाई थे उनकी गर्लफ्रेंड नेहा वो भी रेलवे के अंदर ही काम करती थी, जिसने कुछ टाइम पहले सुसाइड कर लिया था और उसे एक एक्सीडेंट शो किया गया था। फिर उसके बाद अमय पटनायक को उनका दोस्त बताता है कि दादा भाई गरीब लड़कियों को रेलवे के अंदर जॉब दिलवाते हैं और जिन लड़कियों के पास ज़मीन होती है उनकी ज़मीनों को कम दामों पर खरीद लेते हैं, और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। जब अमय पटनायक को इन सब चीज़ों का पता लगता है तो वो सारी लड़कियों को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम गवाह बन सकती हो और अपने लिए न्याय भी पा सकती हो, लेकिन सारी लड़कियाँ इस चीज़ के लिए मना कर देती है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दादा भाई एक लड़की को इसी तरह से असॉल्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और वो लड़की उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि वो उनसे शादी कर ले, लेकिन वो मना कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अमय पटनायक को सस्पेंड कर दिया गया होता है, तो वो अपने सस्पेंशन को कैंसिल करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और फिर अमय पटनायक को ये भी पता लग जाता है कि जो चीज़ उनकी आंखों के सामने है और जिसे वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं वो है दादा भाई की ज़मीन, जो कि उनके सोने और पैसे से ज़्यादा वैल्यू रखती है। फिर उसके बाद अमय पटनायक दादा भाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस फाइल कर देते हैं कि कैसे इलीगल तरीकों से दादा भाई और लोगों की ज़मीन खरीद रहे हैं और उन्हें अपने रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्टर करवा रहे हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ लड़कियों को भी असॉल्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब दादा भाई को इस चीज़ का पता लगता है कि अमय पटनायक ने उनके खिलाफ केस कर दिया है तो वो अपने असिस्टेंट विनय से कहते हैं कि जाओ और उस वकील को 2 करोड़ रुपए में खरीद लो। और फिर अमय पटनायक की सस्पेंशन के बाद उस ऑफिस के अंदर एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग होती है ललन सुधीर की, और उसकी पर्सनैलिटी स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट ऑफिसर है, और वो सभी से कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही हम किसी के घर पर रेड मारे तो उसे हम बता दें कि हम उसके घर पर रेड मारने वाले हैं, ताकि उससे हमें भी फ़ायदा हो और जिसके घर पर हम रेड मारेंगे उसे भी फ़ायदा हो। फिर उसके बाद वो दादा भाई के घर पर जाता है और दादा भाई से जाकर मिलता है और दादा भाई से कहता है कि मैं आपसे सॉरी बोलने आया हूँ, क्योंकि जो हमारी टीम की तरफ से गलती हुई आपके घर पर रेड मारकर, वैसी गलती आगे फ्यूचर में नहीं होगी। फिर उसके बाद हम दादा भाई के असिस्टेंट विनय को देखते हैं जो कि उस वकील के पास जाता है और उससे कहता है कि हम आपके 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कुछ दिनों में कर देंगे, लेकिन वो वकील उससे कहता है कि अब मेरी कीमत 5 करोड़ हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे तुम लेट करते जाओगे वैसे वैसे मैं कीमत बढ़ाते जाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अमय पटनायक सस्पेंड होने के बाद भी अपना काम बंद नहीं करते हैं। वो उस गन्ने के खेत के अंदर वापस जाते हैं जहां पर उन्होंने काफी सारे बॉक्स देखे थे जिनके अंदर सोना और पैसा रखा हुआ था, लेकिन जब उनकी टीम ने रेड मारी तो वो सब कुछ गायब हो चुका था। तो फिर जब वो वापस उस खेत के अंदर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी बैलगाड़ी के निशान मिलते हैं, और वहीं पर उन्हें एक गांव के अंदर दूर खड़ी हुई काफ़ी सारी बैलगाड़ी भी दिखाई देती हैं जो कि उस गांव के जमींदार की थी। फिर उसके बाद उनको शक होता है कि इस जमींदार के घर के अंदर ही वो सारा सोना और सारा पैसा रखा हुआ है। तो उसके बाद अमय पटनायक जी गीता जी को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर उसके बाद गीता ललन सुधीर के पास जाती है और उनसे कहती है कि हम 50-50 कर लेंगे, जितना भी हम लोग पकड़ेंगे उसमें, और जितनी हम रिश्वत लेंगे उसमें भी हम 50-50 कर लेंगे, अगर आप चाहें तो आप रेड मार सकते हैं। फिर उसके बाद ललन सुधीर उस जमींदार के घर पर रेड मारते हैं, और जब वो रेड मारते हैं तो वो सारा का सारा पैसा और सोना बरामद कर लेते हैं। इस चीज़ से दादा भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा जो पकड़ा गया था वो सारा का सारा दादा भाई का था,
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस वकील के लिए पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए दादा भाई अपने छोटे भाई को कमल चौहान के घर पर भेजते हैं, जो कि दिल्ली में एक IAS ऑफिसर है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही वो ऊपर छत पर जाकर टंकी से पैसा निकालते हैं तो वहाँ भी आयकर विभाग की टीम रेड मार देती है और सारा का सारा पैसा जब्त कर लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेय पटनायक को देने वाला कोई और नहीं, दादा भाई का असिस्टेंट विनय है, जो कि अमेय पटनायक का कॉलेज का बैचमेट है और अमेय पटनायक का बेस्ट फ्रेंड भी है। फिर उसके बाद विनय के पास दादा भाई का कॉल आता है और दादा भाई विनय को कहते हैं कि तुम उस वकील को हमारे दिल्ली वाले बंगले पर बुला लो, वहीं पर मैं उसे 5 करोड़ रुपए भी दे दूंगा और हम ये केस भी क्लोज करवा लेंगे उससे। फिर उसके बाद विनय ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेय पटनायक को दे देता है और अमेय पटनायक आयकर विभाग की टीम से वहाँ पर रेड मरवा देता है। लेकिन आयकर विभाग की टीम को वहाँ पर ना ही दादा भाई मिलते हैं, ना ही कोई पैसे मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि दादा भाई को पहले से ही शक था विनय के ऊपर कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेय पटनायक को दे रहा है, और दादा भाई भी उसी बंगले के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो गार्डन के अंदर एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। और यहाँ पर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि विनय ही वो बंदा है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन अमेय पटनायक को दे रहा है। तो उसके बाद वो विनय को किडनैप कर लेते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। फिर उसके बाद दादा भाई वकील के पास जाते हैं और उसे 5 करोड़ रुपए भी दे देते हैं ताकि वो केस को बंद करवा सके। लेकिन कोर्ट के अगले दिन की सुनवाई के अंदर वकील जज के सामने एक रिकॉर्डिंग पेश करता है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि दादा भाई ने उसे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश करी है ताकि वो वकील अपने ही क्लाइंट अमेय पटनायक के खिलाफ गवाही दे दे। लेकिन वो वकील काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और अमेय पटनायक का दोस्त होता है, इसलिए वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जज के सामने रख देता है। लेकिन जज कहता है कि इस रिकॉर्डिंग को हम प्रूफ नहीं मान सकते हैं। फिर उसके बाद वो वकील जज के सामने वो 5 करोड़ रुपए लाकर रख देता है, जो कि दादा भाई ने उसे दिए थे, और वो इतना पैसा कभी कमा भी नहीं सकता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि दादा भाई ने इस केस को पूरी तरह से पलटने की कोशिश करी है, जिससे दादा भाई को एक सज़ा सुनाई जाती है कि वो अब से भोज में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो केस को काफ़ी ज़्यादा बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और यहीं पर वो वकील ये भी प्रूव करता है कि दादा भाई काफ़ी सारी इलीगल ज़मीनें खरीदते हैं, और वो सारी की सारी ज़मीनें अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदते हैं और इलीगल तरीके से रेलवे के अंदर लड़कियों को जॉब भी दिलवाते हैं। फिर उसके बाद दादा भाई इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ के जज को 250 एकड़ जमीन देकर अपने लिए भोज जाने की परमिशन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अमेय पटनायक की अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ दिल्ली में एक मीटिंग होती है, जिसके अंदर वो अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं कि दादा भाई एक काफ़ी बड़ा करप्ट पॉलिटिकल लीडर है और अमेय पटनायक चाहते हैं कि उनका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया जाए और उनको रेड करने की परमिशन दी जाए। अगर उनकी ये रेड सफल नहीं होती है तो ये उनकी लास्ट रेड होगी और इसके बाद वो खुद रिजाइन कर देंगे इस जॉब से। तो सारे ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अमेय पटनायक के ऊपर और वो अमेय पटनायक को परमिशन दे देते हैं। फिर उसके बाद लल्लन सुधीर दादा भाई के पास जाता है और दादा भाई को ये सारी चीज़ें बता देता है और दादा भाई से कहता है कि या तो आप अपने सारे के सारे पैसे की जगह चेंज कर लो और उसे कहीं पर छुपा दो, या फिर आप मुझे बता दो ताकि मैं वहाँ पर रेड ना करूँ और आपका सारा का सारा पैसा सेफ रहे। लेकिन दादा भाई लल्लन सुधीर को कुछ भी नहीं बताते हैं और अपना सारा का सारा पैसा अपने एक नए होटल में शिफ्ट कर देते हैं और लल्लन सुधीर ये सारी चीज़ें देख लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिवील होता है कि लल्लन सुधीर अमेय पटनायक का ही आदमी है और वो अमेय पटनायक के लिए ही काम कर रहा था और झूठा दिखावा कर रहा था कि वो एक करप्ट ऑफिसर है, जबकि वो भी एक ईमानदार ऑफिसर है। फिर उसके बाद लल्लन सुधीर अमेय पटनायक को बता देते हैं कि सारा का सारा पैसा दादा भाई ने कहाँ पर छुपाया है। फिर उसके बाद अमेय पटनायक की टीम वहाँ पर जाकर रेड मारती है और काफ़ी सारा पैसा बरामद कर लेती है। और जब वो टॉप फ्लोर पर जाती है तो वहाँ के सारे टैप भी सोने के बने हुए होते हैं और एक दीवार पर जब अमेय पटनायक मारकर देखते हैं तो अंदर से खोखली होती है। तो गीता जी उस दीवार को तोड़ती हैं तो अंदर काफ़ी सारी सोने की मूर्ति और बहुत सारा कैश होता है। फिर उसी फ्लोर पर अमेय पटनायक की टीम को वहाँ पर एक कमरे के अंदर विनय मिलता है, जो कि अमेय पटनायक का कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अमेय पटनायक की टीम पर वहाँ पर हमला करने के लिए भोज की पूरी जनता आ गई है और दूसरी तरफ दादा भाई सीएम और पीएम के पास फ़ोन कर इस रेड को रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही सीएम उनकी रेड रुकवा पाते हैं, ना ही पीएम उनकी रेड रुकवाते हैं। और पीएम तो उनके फ़ोन को इग्नोर भी कर देते हैं और ना ही उनके फ़ोन को उठाते हैं। और सीएम इस रेड को इसलिए नहीं रुकवाते हैं क्योंकि दादा भाई उनके पहले से ही पुराने दुश्मन थे और भोज की जनता होटल के गेट तोड़ने को भी तैयार है और पुलिस के रोकने से भी नहीं रुक रही है। फिर हम देखते हैं कि भोज की पूरी जनता अमेय पटनायक की टीम पर हमला करने वाली होती है, लेकिन अमेय पटनायक दिमाग लगाते हैं और उस होटल के टॉप फ्लोर से पैसा उड़ाते हैं, जिससे सारी की सारी पब्लिक उस पैसे की तरफ चली जाती है और उस पैसे को लूटने में लग जाती है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर अमेय पटनायक की पूरी टीम उस होटल से चली जाती है और सारा का सारा पैसा और सोना बरामद कर लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अमेय पटनायक की टीम दादा भाई के फाउंडेशन पर जाती है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से पूछताछ करती है कि वो सोने का स्टैचू कहाँ पर है, या तो वो लोग खुद बता दे वरना उन सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वहाँ पर एक लेडीज़ होती है, वो उन्हें बताती है कि जो इस फाउंडेशन के अंदर एक तालाब है और उसी के अंदर वो सोने का स्टैचू भी है। फिर उसके बाद अमेय पटनायक की टीम एक क्रेन को बुलाती है और उस सोने के स्टैचू को भी बाहर निकालती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर अमेय पटनायक की रेड तो सक्सेसफुली हो जाती है, लेकिन अमेय पटनायक की टीम के ऊपर हमला करने के लिए पूरी की पूरी भोज की जनता आ जाती है। और वहीं पर उस जनता को रोकने के लिए दादा भाई की माँ आती है, क्योंकि दादा भाई की माँ को अमेय पटनायक की वाइफ ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से दादा भाई लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। इस चीज़ को लेकर दादा भाई की माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और दादा भाई को काफ़ी सारे थप्पड़ भी मारती हैं और दादा भाई यहाँ पर बैठकर रोने लगते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं भोज की जनता को जब ये सब कुछ पता लगता है तो वो दादा भाई को मारने के लिए आते हैं, लेकिन अमेय पटनायक उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि इस दादा भाई को उनके कर्मों की सज़ा कानून देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं दादा भाई और ताऊ जी दोनों एक ही जेल के अंदर बंद होते हैं और उनका सेल भी एक ही होता है और वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है।
इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार हमें इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ डू इट।